नमस्कार, मैं किरण चौधरी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपवाह तंत्र। देखिए, राजस्थान के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं साबरमती नदी और पश्चिमी बनास नदी। इन दो नदियों की हम जो है आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। राजस्थान की ये दो नदियां हैं। ठीक है कि यहाँ से जो है इन दो नदियों से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो हो सकता है आने वाली एग्जाम्स में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आज जो है मानचित्र में हम इन दोनों और इन दोनों की जो सहायक नदियां हैं उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साबरमती नदी। देखिए, मानचित्र में देखते हुए जो है हम इनके फैक्ट्स को याद करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए और हम कभी इनको ना भूलें। तो सबसे पहले देखिए, ये आपकी है साबरमती नदी। ये राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान का ये उदयपुर जिला है। आप देख पा रहे हो कि साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है। तो साबरमती का उद्गम उदयपुर जिले की जो कोटड़ा तहसील है, उदयपुर जिले में जो कोटड़ा तहसील है वहाँ का जो एक गाँव है पदराला गाँव, उससे जो है इस साबरमती नदी का उद्गम होता है। ठीक है, फिर ये चली जाती है गुजरात में। गुजरात के साबरकांठा से है जो ये गुजरात में प्रवेश करती है और फिर ये चली जाती है खंबात की खाड़ी में, यानी ये अरब सागर अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, अगर कुल लंबाई की बात करूं, यहाँ जहाँ से इसका उद्गम होता है उदयपुर के पदराला से लेकर खंबात की खाड़ी, तो इसकी कुल लंबाई है 416 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 416 किलोमीटर। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में उद्गम से लेकर गुजरात की सीमा तक इसकी लंबाई है 45 किलोमीटर, सिर्फ 45 किलोमीटर। यानी ये देखिए, राजस्थान की नदी है और गुजरात में जाती है और 416 किलोमीटर में से सिर्फ 45 किलोमीटर हिस्सा इसका है राजस्थान में। इसलिए ये राजस्थान की ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से हो रहा है, लेकिन वो मुख्य नदी राजस्थान की नहीं, मुख्य नदी गुजरात राज्य की है। वो एक चीज याद रखना कि साबरमती नदी जो है गुजरात के कहाँ से प्रवेश करती है, तो साबरकांठा से। इसको ऐसे याद रख लो, साबरमती, ठीक है, और साबरकांठा से। तो साबर इधर ये सा और इधर भी सा, तो साबरमती साबरकांठा से है जो गुजरात में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिए, गुजरात की प्रमुख नदी है और पूछा जा सकता है कि किस राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे जो है गांधीनगर या अहमदाबाद स्थित है। तो गुजरात का गांधीनगर और अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है। गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया साबरमती आश्रम भी इसी साबरमती नदी के किनारे गुजरात में जो है स्थित है। और एक चीज और है कि ये है जो बहुत ही गुजरात की बहुत ही प्रदूषित नदी है, क्योंकि इसके किनारे बहुत सारे उद्योग धंधे जो है स्थापित किए गए हैं और उद्योग धंधों का अपशिष्ट जो है इस नदी में डाल दिया जाता है, इसलिए बहुत प्रदूषित नदी है। ठीक है, इस नदी पर एक सुरंग है। साबरमती नदी पर कौन सी सुरंग है? देवास सुरंग। कौन सी सुरंग? देवास। देखिए, उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, सबको अच्छे से याद है। कौन से जिले को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर को। तो उदयपुर में जो झीलें हैं उन झीलों को पानी की आपूर्ति करने के लिए इस साबरमती नदी पर एक सुरंग का निर्माण किया गया है जिसे कहते हैं देवास सुरंग। तो देवास सुरंग का निर्माण किस लिए किया गया है? उदयपुर की झीलों को पानी देने के लिए साबरमती नदी पर। अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये गुजरात के साबरकांठा से प्रवेश करती है, फिर आगे जाती है। तो इसी साबरमती नदी पर गुजरात में एक बांध बना है जिसका नाम है घरोई बांध। कौन सा बांध है? धरोई बांध है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियां हैं, सेई और वाक्कल। पहले हम बात करते हैं सेई की। देख पा रहे होंगे सेई नदी का उद्गम भी कौन से जिले से हो रहा है? इसी उदयपुर जिले से हो रहा है। पादरना गांव की जो पहाड़ियां हैं वहीं से जो है सेई नदी का उद्गम होता है और जो है फिर ये
गुजरात की, राजस्थान की सीमा पर गुजरात में जाकर ये जो है साबरमती नदी में मिल जाती है। और जो है इस सेई नदी पर एक सेई परियोजना भी चलाई गई है। किस नदी पर सेई परियोजना चलाई गई है? तो सेई नदी पर ही जो है सेई परियोजना चलाई गई है। फिर हम बात करते हैं वाक्कल नदी की। देखिए वाक्कल नदी भी जो है उदयपुर से ही जो है निकलती है। यहाँ पर उदयपुर में जो गोगुंदा है, गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ एक गांव है गोरा गांव। गोरा गांव से जो है ये वाक्कल नदी निकलती है, फिर चली जाती है गुजरात में, और गुजरात के साबरकांठा जिले में ये साबरमती नदी में मिल जाती है। इस तरीके से ये थी आपकी जो है साबरमती नदी। तो ठीक है, ये उदयपुर से निकली, गुजरात में गई, गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। 416 में से सिर्फ 45 किलोमीटर गुजरात में है, राजस्थान में है। गुजरात का जो है गांधीनगर और अहमदाबाद इसी नदी पर स्थित है। साबरमती आश्रम भी इसी नदी पर है। ये गुजरात की बहुत ही प्रदूषित नदी है। ये खंबात की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है। और इस साबरमती नदी पर उदयपुर में देवास सुरंग का निर्माण किया गया है, उदयपुर की झीलों को पानी देने के लिए। और साबरमती साबरकांठा से गुजरात में प्रवेश करती है। 2 सहायक नदियां हैं इसकी, सेई और वाक्कल। ठीक है, ये थी आपकी साबरमती नदी, बात हो गई। अब इसके बाद हम बात करेंगे पश्चिमी बनास नदी की। देखिए अब हम देखते हैं पश्चिमी बनास नदी को। सबसे पहले हम देखते हैं उद्गम। ये है आपकी पश्चिमी बनास नदी, मानचित्र में देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका सिरोही जिला। कौन सा जिला है? सिरोही जिला है, जहाँ से पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। तो पश्चिमी बनास नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? सिरोही जिले में जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इस पश्चिमी बनास नदी का उद्गम होता है। जो पहाड़ियाँ हैं, अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का नाम है सानवार की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? ये गांव है, वहाँ उस गांव का नाम है नया सानवरा। और यहाँ जो है इन पहाड़ियों का नाम भी है नया सानवरा की पहाड़ियाँ ही इनको कहते हैं। फिर ये गुजरात में चली जाती है बनासकांठा से। पश्चिमी बनास गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है? बनासकांठा। देखिए साबरमती वो तो प्रवेश कर रही थी गुजरात में साबरकांठा से, ठीक है। और ये पश्चिमी बनास नदी गुजरात में प्रवेश करती है कहाँ से? बनासकांठा से, सॉरी। देखिए तो साबरमती साबरकांठा से, पश्चिमी बनासकांठा से है जो गुजरात में प्रवेश करती है। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि कौन सी नदी गुजरात में कहाँ से प्रवेश करती है। फिर ये कच्छ की खाड़ी में, यानी जिसको हम लिटिल रन भी कहते हैं, वहाँ ये जाकर लुप्त हो जाती है। कहाँ गिरती है फिर ये? कच्छ के रन में। ध्यान रखिए, पश्चिमी बनास नदी जाती है कच्छ के रन में, ठीक है। उसके बाद इसकी सहायक नदियां देखते हैं। इसकी सहायक नदी है सूकली। कौन सी नदी है इसकी मुख्य सहायक नदी? सूकली मुख्य सहायक नदी है, जिसे सीपू नदी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सीपू नदी और सूकली नदी दोनों एक ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस सीपू नदी का उद्गम या सूकली नदी का उद्गम भी सिरोही से ही हो रहा है। इस पश्चिमी बनास का भी सिरोही से और सूकली नदी का भी से भी जो है उदयपुर से ही उद्गम हो रहा है। अब देखिए उसके बाद हम बात करते हैं ये मिलती कहाँ है सूकली नदी इस पश्चिमी बनास में? तो ये राजस्थान और गुजरात की सीमा, चाहे ऐसे कह लो गुजरात और सिरोही की सीमा, चाहे ऐसे कह लो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर ये है जो पश्चिमी बनास में सूकली नदी मिल जाती है। तो ये थे आपके
और देखिए हाँ, ये जो सूकली नदी है ना, इस पर एक सेलवाड़ा बांध परियोजना भी है। कौन सी परियोजना है? सेलवाड़ा बांध परियोजना भी है। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, इतना तो नहीं है इम्पोर्टेंट, फिर भी सूकली पर जो है सेलवाड़ा बांध परियोजना है। और ये जो नदी है पश्चिमी बनास, ये अपनी शीतलता और आर्द्रता के लिए विख्यात है। क्योंकि देखिए सिरोही जिले में भी अच्छी बारिश होती है। राजस्थान में अगर पूछूं सबसे ज़्यादा कौन से जिले में, तब तो झालावाड़ आएगा, लेकिन अगर स्थान का पूछे तो सिरोही जिले का माउंट आबू ही है जहाँ पर जो है सबसे अधिक बरसात होती है। इसीलिए ये जो नदी है अपनी शीतलता और आर्द्रता के लिए विख्यात है। यानी शीतलता यानी अच्छी बारिश हो रही है तो शीतलता रहेगी, आर्द्रता यानी पानी की अच्छी मात्रा रहेगी। क्यों? क्योंकि ये इसके पास ही ऐसा स्थान है जहाँ पर अच्छी बारिश होती है। एक चीज और, पश्चिमी बनास पर गुजरात का एक शहर है डीसा, जिसे डीसा कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं डीसा। तो गुजरात का डीसा शहर किस नदी पर जो है स्थित है? तो पश्चिमी बनास नदी पर ही गुजरात का डीसा शहर स्थित है। तो ये थी आपकी पश्चिमी बनास नदी, जो राजस्थान के सिरोही जिले से निकलती है, गुजरात के कच्छ के रन, जिसे लिटिल रन में कहते हैं, विलुप्त हो जाती है। इसकी एक मुख्य सहायक नदी है सूकली, जिसी का नाम है सीपू, जिस पर सेलवाड़ा बांध परियोजना भी है। और इस पश्चिमी बनास में सूकली नदी राजस्थान और गुजरात की सीमा पर जो है पश्चिमी बनास में मिल जाती है। गुजरात का डीसा शहर इस पर स्थित है और पश्चिमी बनास बनासकांठा से है जो गुजरात में प्रवेश करती है। और ये अरावली सिरोही, जो पश्चिमी बनास है सिरोही जिले में अरावली की जो पहाड़ियाँ है, नया सनावरा गांव में नया सनावरा की पहाड़ियों से जो है निकलती है। तो ये थी आपकी पश्चिमी बनास नदी। चलिए, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे एक बार देखिए। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं ऐसे भी बता सकती थी, लेकिन मेरा जो मुख्य उद्देश्य है, जो मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि जब ज्योग्राफी समझने का बेस्ट तरीका है, आप हर चीज़ को मानचित्र में देखते हुए चलिए। मानचित्र में देख लोगे तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे, वरना मानचित्र में नहीं देखेंगे तो बात हो जाएगी सिर्फ रटने वाली, और रटने वाली चीज़ें कभी हमें आगे नहीं लेके जाती हैं। इसीलिए अब आप कहोगे मैडम इतने फैक्ट तो आप 5 मिनट में बता देते, या पिछले वीडियो में जब हम इन्होंने इनकी शॉर्ट बात की तभी भी हो गई थी, ऐसे बताने की ज़रूरत कहाँ थी। लेकिन मानचित्र में अगर आपने इसको देख लिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई है। अब समझ में आई है तो क्या है, कई सारे फैक्ट्स हैं और भी मान लो छूट गए होंगे, एग्जामिनर किसी भी तरीके से इन्हीं फैक्ट्स को घुमा के पूछ सकता है। रटे हुए हैं तो आप सीधा क्वेश्चन मिलेगा तो ही सीधा आंसर दे पाओगे, घुमा के पूछा है ना तो क्या होगा, मानचित्र में अगर आपको पता है तो ही आप उसका जवाब दे पाओगे, वरना आप उसका जवाब नहीं दे सकते। ज्योग्राफी की ये खासियत है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर छोटे बड़े फैक्ट को आपको मानचित्र में समझाऊं, ताकि है जो हमारा एक तरीके से ऐसे कहें बेस क्लियर हो जाए, स्थिति जो है पूरी तरीके से नदियों की क्लियर हो जाए। अगर एग्जामिनर घुमा के भी क्वेश्चन पूछे तो जो है हमें कोई दिक्कत नहीं आए। बस यही मेरा उद्देश्य है इस तरीके से लाने का। तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।